Episode number 8, Autism Doc Talk from Horse's Mouth. So herein, we interact with who's who of autism care, those who cater to autistic individuals and their caregivers. Just for an information, I am host Dr. Bhavna B. Shinde, and some mandatory disclaimers which say that whatever we discuss here is not meant for an individual medical advice. In any health related issues, any autism related issues, it is best advised to consult your medical practitioners. Today's guest, बहुत एक्साइटेड हूं मैं. रीजन नंबर 1, आज की जो गेस्ट है वो हमारे ऑटिस्टिक किड्स के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है. वंडरफुली शी हैज बीन मैनेजिंग देम एट द सेटअप, एंड the most important thing is that she is my schoolmate. कक्षा पहली से हम लोग साथ में हैं. बीच में 1-2 साल वो कहीं गई थी. कहीं मतलब she had been selected for, you can hear it from her only. तो उतना ही टाइम हम साथ में नहीं थे. Otherwise we had been together since standard 1st to 12th. Okay, so this is exciting, isn't it? So she is none other than Dr. Leena Ingre. She has done her MD in anesthesiology, and currently she has been serving as assistant professor, Department of Anesthesiology, IGMC, Nagpur. I will directly bring your attention to Rashtrapati Award that she won in 2000. She has been into academics since completion of her MD, and there are number of papers, articles on her name, national as well as international. You can go through her CV आराम से, but अभी तो मुझे उन्हें बुलाने में I am very excited. So here she is. Hi Leena. हेलो, कैसी हैं आप? अच्छी हूँ. हाँ, हमें हिंदी में ही बोलना पड़ेगा क्योंकि हम otherwise we are the ones who actually communicate in Varadi. That's बोली भाषा of Marathi. Okay, so thank you so much, Leena. Actually मैं thank you नहीं कहने वाली थी, but okay. So thank you so much. I understand. Thank you. Thank you so much for a wonderful introduction by Bhavna. Oh my God, dear, you have मैं lot सभी of अपने achievements. ऑटिज्म डॉक टॉक के दर्शकों को, सभी डॉक्टर्स को और सभी ऑटिज्म पेरेंट्स, उनके चिल्ड्रंस, सबको नमस्ते कहना चाहती हूँ. And everyone wants to say namaste to you, Leena. Okay, so I am now going to ask you, आप एनेस्थीसियोलॉजिस्ट हैं, तो मुझे पहले आपसे ये जानना है कि एनेस्थीसियोलॉजिस्ट बहुत इम्पोर्टेंट काम करते हैं. ये मैं जानती हूँ, आप जानती है, पर हमारे काफ़ी सारे ऑडियंसेस है वो ये नहीं जानती होंगी. तो एक ब्रीफ में मुझे आप इतना बस बता दीजिए कि एनेस्थीसियोलॉजिस्ट इन जनरल क्या कहते हैं. माय नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, व्हाट इज द रोल ऑफ एनेस्थीसियोलॉजिस्ट इन ऑटिज्म केयर. हमारे ऑटिज्म के बच्चों के लिए कहाँ एनेस्थीसियोलॉजिस्ट की जरूरत पड़ सकती है. बट बिफोर दैट, इन जनरल एनेस्थीसियोलॉजिस्ट क्या होते हैं, क्या करते हैं? डेफिनेटली भावना, मुझे सबसे पहले तो ये एनेस्थेसियोलॉजिस्ट वर्ड, ये तो हमारे डॉक्टर्स लोगों में भी बहुत कम लोग जानते हैं, तो मुझे इसे ही सबसे पहले एक्सप्लेन करना है. एनेस्थेसियोलॉजिस्ट क्या होता है. एनेस्थेसियोलॉजिस्ट यह डॉक्टर होता है जो पेशेंट को बेहोश करता है. मराठी में उसे भूल तज्ञ कहते हैं, बधिरीकरण तज्ञ कहते हैं, और सिंपल मराठी भाषा या सिंपल जो लोगों के दिलों तक पहुंचे, बेहोश करने वाला डॉक्टर. वैसे तो हसीनाएं बेहोश करती है, पर हम भी कम नहीं हैं. तो आप हसीना भी है और प्रोफेशनली बेहोश भी करती है. तो एनेस्थेसियोलॉजिस्ट मतलब सूंघनी चे डॉक्टर, बेहोश करने वाले डॉक्टर. तो जैसे भावना, हम ये ऑटिज्म डॉक टॉक इस प्लेटफॉर्म में हम स्पेसिफिक एनेस्थेसियोलॉजिस्ट सभी को एनेस्थीसिया देते हैं, बेहोश करते हैं.
पर ये प्लेटफॉर्म पे हम स्पेशल ऑटिज़म चाइल्ड, ऑटिज़म पेशेंट उसके बारे में बोलने वाले हैं, जैसे आपने मुझे पहले ही बताया है। तो वही मैं हमारा रोल कहाँ-कहाँ आता है ये बताना चाहूँगी। यस, तो उसके पहले एनेस्थीसिया में क्या-क्या होता है? कहाँ-कहाँ देना पड़ता है? ऑटिज़म, अभी मैं ऑटिज़म बच्चे कहूँगी, एडल्ट बच्चे भी आते हैं, बड़े भी आते हैं और लाइफ तो बढ़ेगी ही, तो डेफ़िनिटली बूढ़े भी आएँगे आगे, वो आते हैं। तो ये सबको एनेस्थीसिया देने के लिए ना 3 प्रकार हैं। जैसे कि ओके, पहला प्रकार होता है जनरल एनेस्थीसिया। जनरल मतलब पूरा शरीर, ऊपर से लेके अपने टो तक, पूरा शरीर हम एनेस्थीसियोलॉजिस्ट बेहोश करते हैं। इस राइट, बीच में वो पेशेंट की धड़कन और सांस, ये सिर्फ हम एनेस्थीसियोलॉजिस्ट देखते हैं। तो ये हो गया जनरल एनेस्थीसिया। तो ये बड़े-बड़े इसमें लगता है सर्जरीज में। सेकंड टाइप होता है रीजनल एनेस्थीसिया। इसका मतलब कि किसी हाथ के पार्ट को कुछ होता है या सिर्फ पैर को होता है या सिर्फ कमर के नीचे के भाग का ऑपरेशन है या कुछ है या सिर्फ चेहरे का भाग है, इसे रीजनल एनेस्थीसिया कहते हैं। जिसमें स्पाइनल एनेस्थीसिया, एपिड्यूरल है, ये जैसे इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी है, पर जैसे पीठ में जो हमारी रीढ़ होती है उसमें दवाई देकर आधा भाग बेहोश करते हैं, या फिर जैसे इतना ही हाथ, यहाँ पे बच्चा गिर गया, उसकी हड्डी टूट गई, तो सिर्फ इतना ही हाथ बेहोश करते हैं, उसे पेरिफेरल नर्व ब्लॉक्स बोलते हैं। मैं ये जानबूझ के बताना चाहती हूँ टर्मिनोलॉजी, क्योंकि आगे के आपके प्रश्न में आप मुझे यही सब पूछने वाली है। यस, इसे यस, रीजनल एनेस्थीसिया कहते हैं। और थर्ड टाइप है लोकल एनेस्थीसिया, जिसे नाम के हिसाब से ही हम बेहोश करते हैं। लोकल मतलब जैसे इतना ही भाग है, एक दांत टूटा है तो सिर्फ दांत के आजू बाजू में ही बेहोश करें। हाथ राइट, में यहाँ गठान हो गई है, यहाँ चीरा गिर गया है, तो अभी स्टिचेस लगाने पड़ेंगे, टाके बोलते हैं ना, टाके लगाते हैं, तो उतने ही भाग का बेहोशी करें, तो उसे कहते हैं लोकल एनेस्थीसिया। तो भावना ब्रीफ में 3 आपको आ गया है परफेक्ट, समझ में। परफेक्ट, जनरल परफेक्ट। तो आपने एनेस्थीसिया, बताया, हाँ, आपने 3 रीजनल प्रकार बताए। एनेस्थीसिया, जनरल जनरल हाँ, एनेस्थीसिया जिसमें पूरा शरीर सुन्न शरीर किया को जाता है, पूरा शरीर बेहोश किया जाता है। बेहोश किया। फिर आपने रीजनल एनेस्थीसिया की बात की, उसमें एक पर्टिकुलर रीजन, शरीर का एक पर्टिकुलर हिस्सा, उसे हिस्सा, हाँ, हाँ, उसे बेहोश बेहोश किया करते जाता है। हैं। और लोकल आपने बताया कि लोकल एनेस्थीसिया में सिर्फ उतना ही पोर्शन, छोटा सा पोर्शन छोटा सा शरीर का, पोर्शन। हाँ, वो उतना सुन्न किया जाता है, करेक्ट। सो हमारे बच्चे, ऑटिस्टिक बच्चे जो है, इनमें क्योंकि हमें भी एक टाइम ऐसा आया था कि एक पर्टिकुलर इन्वेस्टिगेशन के लिए हमें शायद जनरल एनेस्थीसिया करवाना पड़ता था, पड़ रहा था काइजार के लिए। तो वही मैं आपके माध्यम से ये पहुंचाना चाहती हूँ कि एनेस्थेसियोलॉजिस्ट आर वेरी क्रूशियल पार्ट, और उसमें से भी हमारे बच्चों में कब कब कौन कौन सा एनेस्थीसिया लग सकता है, चाहे वो बात इन्वेस्टिगेशन की हो या प्रोसीजर की। डेफिनेटली भावना, जैसे आपने बता ही दिया, पर जैसे 3 एनेस्थीसिया टाइप के बाद आता है कि कब-कब लगेगा? ये जैसे यस, आप बोलना चाहती है कि हमारे बच्चों को कब-कब एनेस्थीसिया लगेगा? जैसे मैंने बोला बच्चे, एडल्ट और बूढ़े। तो यस, एक होता है जैसे सर्जरीज़, मतलब सर्जरी ओके, होती है, जैसे आपने सुना होगा अपेंडिक्स होता है, पेट में गठान होती है, या यस, बच्चा गिर जाता है, हड्डियाँ टूटती है, हाथ की हड्डी यस, टूटो, पैर की हड्डी टूटो, तो ये सब के लिए होता है जनरल सर्जरीज के लिए एनेस्थीसिया देना। उसमें हम ये तीनों टाइप का एनेस्थीसिया दे सकते हैं। दूसरा होता है प्रोसीजरल एनेस्थीसिया। जैसे प्रोसीजरल में आता है जैसे डेंटल की प्रोसीजर, ये हो गई प्रोसीजर। जैसे बच्चों ओके, का दांत टूटता है तो हाँ, वो आते हैं, तो जैसे ये जो स्पेशल चाइल्ड है, ये एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं,
एक तो डर Yes. बहुत रहता है और वो पैथोलॉजी की वजह से वो एक्सप्रेसिव नहीं होते, उनमें वो बातचीत नहीं कर सकते, जैसे हम बोलते हैं ना, कम्युनिकेशन लैगिंग होता है, कम होता है। तो ये सब चीज़ें कम होती है, तो ये डेंटल प्रोसीजर होती है। छोटे से एकदम गिर गया है बच्चा, उंगली कट गई है, खून निकल गया है, तो कंपेयर टू अदर्स बच्चे, स्पेसिफिक एडल्ट और बूढ़े लोग, उनको हम जो साइन के इस हिसाब से बताते हैं, तो उनमें हम दे पाते हैं एनेस्थीसिया। पर जो ऑटिज्म के बच्चे होते हैं, उनमें थोड़ा बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है, तो सेकंड प्रोसीजरल के लिए होता है। और थर्ड होता है इमेजिंग टेस्ट। इसमें क्या होता है, जैसे कि आपने अभी सुना ही होगा, सीटी स्कैन, Yes. एमआरआई, हाँ, और जैसे किडनी की टेस्ट करने के लिए एक इंट्रावेनस पाइलोग्राफी होता है, मतलब एंजियोग्राफी होता है, तो ये बड़ों के लिए आता है। तो जैसे सीटी स्कैन मतलब एक बड़ा एक्सरे हो गया, छोटा एक एक्सरे होता है, सबको पता है, काली फिल्म निकालते हैं। सीटी स्कैन का मतलब वही होता है, और ये मोस्ट कॉमन आजकल हर डिजीज में, पैथोलॉजी में। मतलब मैं आपको बताना चाहूँगी, आपने सबसे ज़्यादा ऑटिज्म के जो और अदर डिजीज के चाइल्ड आते हैं, तो इमेजिंग ही सबसे पहले आप लोग फेस किया होगा। बहुत से जो Okay. इस प्लेटफॉर्म पे पेरेंट होंगे, केयरटेकर होंगे, तो सबके एक्सपीरियंस होंगे। सीटी स्कैन होना है, फिर एक एमआरआई होता है, जिसमें ना बच्चा सिर्फ सांस ले सकता है, या कभी कभी उसकी सांसें भी एनेस्थेसियोलॉजिस्ट कंट्रोल करता है, मतलब इतना भी वो हिल नहीं सकता एमआरआई के लिए। तो वो प्रोसीजर उस इमेजिंग टेस्ट के लिए, ये टेस्ट है, ये सर्जरी नहीं, पर वो टेस्ट के लिए भी ऑटिज्म बच्चों को, एडल्ट्स को एनेस्थीसिया देने की ज़रूरत पड़ती है, और वो सच में I बहुत डिफिकल्ट टास्क है। I can completely agree with you. मेरा खुद का एक बार एमआरआई चल रहा था, और वो जो आधा पौना घंटा होता है जहां आपको बिल्कुल भी हिलना अलाउड नहीं होता, तो that becomes very difficult for our children. So I can तब understand. मेरा नेक्स्ट वही बताना है, जैसे अपने एनेस्थीसिया हो गया है, अब मैंने आपको बता दिया कि ऑटिज्म के बच्चे, एडल्ट बूढ़े कब कब एनेस्थीसिया के लिए आ सकते हैं, एक्सपोज हो सकते हैं। इसके बाद है कि रियल एनेस्थीसिया क्या होता है। तो जैसे आप हमें अभी पूछेंगे चैलेंजेस क्या है, तो डेफिनेटली चैलेंज क्या है हमारे लिए, कि ऑटिज्म के जो पेशेंट्स हैं, वो टॉकेटिव नहीं रहते, कम्युनिकेशन में थोड़ा गैप रहता है, तो वो खुद एक्सप्रेसिव नहीं है। तो डेफिनेटली एनेस्थेसियोलॉजिस्ट ना सिर्फ प्री एनेस्थेटिक इवैल्यूएशन, जब सबसे पहले चेक करता है, वो पूरे शरीर को आपके देखता है, वो तभी आपसे मुलाकात करता है। उसके बाद एनेस्थेसियोलॉजिस्ट बिहाइंड द कर्टन वाला रोल है उसका, मतलब कम्युनिकेशन सबसे बेस्ट है आपके साथ, पेशेंट लोगों के साथ। पर ऑटिज्म के बच्चों के साथ जो हमें हिस्ट्री चाहिए, इवन एडल्ट में भी, वो हमें उनके पेरेंट्स से मिलती है, उनकी स्पीच थेरापिस्ट से लेनी पड़ती है, उनके केयर टेकर से लेनी पड़ती है। तो यही हमारे लिए बहुत बहुत डिफिकल्ट टास्क है। तो सबसे पहले हम हिस्ट्री लेते हैं पेशेंट्स का, कि जैसे हिस्ट्री में हमें पता होना चाहिए कि वो कैसे बिहेव करता है, ये बहुत बड़ी बात होती है। जैसे आप भी एनेस्थीसिया के लिए शायद अभी रिसेंटली गई थी, मैंने आपके ब्लॉग में पढ़ा है भावना जी, तो एक डर तो होता है, Yes. और स्पेसिफिक ऑटिज्म चाइल्ड में तो ऑलरेडी डर सबसे ज़्यादा भरा हुआ है। और जब हम डरते हैं तो हमारी धड़कनें बढ़ती है, हमारी सांसें फूलती है, हम बोल पाते हैं, पर these kids, these patient can't communicate, can't talk, can't express। तो इसीलिए उनका तब जो बिहेवियर है, वो सिर्फ और सिर्फ हमें पेरेंट्स बता, स्पीच थेरापिस्ट बता, केयर टेकर बता, तो उन्हीं से Yes. हमें ये सब हिस्ट्री लेनी है।
Absolutely, Lina. I can completely relate to you when you said एंजाइटी हो सकती है, डर हो सकता है, बच्चे हो या किसी भी एज का इंसान हो, ऑटिस्टिक हो, ऑटिस्टिक ना हो, तो उन सब में जब भी एनेस्थीसिया रिलेटेड कुछ चीजें आती है, तो एंजाइटी होती है, मुझे तो होती है. सो सबको ही यस. होती है। तो लीना, एक और चीज मुझे पूछनी है कि जैसे आप न्यूरोटिपिकल बच्चों को भी एनेस्थीसिया दे चुकी है, चाहे जैसे आपने कहा सर्जिकल रीजंस के लिए हो, प्रोसीजरल रीजंस के लिए हो, या तो फिर इमेजिंग और Yes, डायग्नोस्टिक रीजंस के लिए हो. तो जो ऑटिस्टिक बच्चे हैं और जो न्यूरोटिपिकल बच्चे हैं, तो एनेस्थीसिया देते समय या देने के पहले, एनेस्थीसिया के दौरान या पोस्ट एनेस्थीसिया फेज में, तो आपने कोई डिफरेंस देखा है? या मैं ये क्वेश्चन इसलिए पूछ रही हूँ ताकि हमारे पेरेंट्स जो हमें देख रहे हैं, दे कैन बी वेल प्रिपेयर्ड फॉर दैट पर्टिकुलर फेज. yes, बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एनेस्थीसिया जब हम देते हैं या कोई भी सर्जरी होती है, अब देखिए मैंने बताया सर्जरी होती है तो उसमें पेशेंट को इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, इसलिए हम खुद अलग अलग कपड़ों में रहते हैं। पेशेंट को भी अलग स्टराइल कपड़े बोलते हैं, जो निर्जंतुक कपड़े पहनाते हैं, और वैसे ही ऑपरेशन थिएटर में लेके जाते हैं। बट हम ऑटिज्म जो स्पेक्ट्रम के पेशेंट्स हैं, उनको हम ये नहीं कर सकते। उनके साथ में पेशेंट के साथ में उनका पेरेंट का, उनके सबसे नियरेस्ट केयर टेकर का होना बहुत ज़रूरी होता है। उसके सिवा हम उनको एनेस्थीसिया नहीं देते। सबसे अच्छा, मेन डिफरेंस है। हाँ, ओटी के अंदर भी? हाँ, जैसे हाँ. प्री ओके. ऑपरेटिव रूम होता है एक पहला, हाँ. जहाँ हम हाँ. आप पेशेंट के साथ आते हैं, तो वहीं पे हम कुछ दवाइयाँ देते हैं ताकि वो काम हो जाए, अपना पेशेंट काम हो जाए और उसको बेहोश हो जाए थोड़ा। और ये एंजाइटी रिलेटिव उसको मतलब पेरेंट्स को भी रहती है ना, पर हमें ऑटिज्म के बच्चे, एडल्ट और बूढ़े के साथ में हमें पेरेंट्स को लेकर जाना पड़ता है, क्योंकि उन्हीं को पता है कि वो जब एक्सप्रेसिव होगा, जब तो वो क्या करेगा, तो उसकी जो वो मोमेंट है वो आप ज़्यादा अच्छे से बता सकते हैं और हम लोग उस पर एक्शन ले सकते हैं। इसीलिए आई आपका सी. वहाँ आई डिडंट होना नो दिस. ज़रूरी है। ओके, दैट्स वंडरफुल. मतलब ये मैं नहीं जानती थी. तो कभी ऐसा हुआ मतलब है ये आपके डेफिनेटली प्रैक्टिस? आप सब पेरेंट्स लोगों के लिए, केयर टेकर के लिए ऑटिज्म चाइल्ड के बहुत डिफिकल्ट टास्क है, पर मुझे लगता है एज ए एनेस्थेसियोलॉजिस्ट में अगर ये चीज़ आप सबको बताना चाहती हूँ कि आपका प्रेजेंस वहाँ मस्ट है। देखिए फॉरेन कंट्रीज में तो नॉर्मल चाइल्ड के साथ ही रखते हैं, और डेफिनेटली हम जो ऑटिज्म चाइल्ड है, अदर डिजीज के चाइल्ड है, ये भावना आपको भी पता है, इसे हम स्पेशल चाइल्ड्स बोलते हैं। तो स्पेशल चाइल्ड के साथ हम लोग हमेशा पेरेंट्स को रखते हैं, तो और स्पेशल कपड़ों के साथ ओटी में लेके जाना रहता है। पर मतलब बस स्क्रब एज करवा के? स्क्रब करें, पर हम हाँ. अलाउ करते हैं, फिर हम आपको बताते कि आप ऐसे कपड़े खरीदो, आप थोड़ा हमें मतलब अदरवाइज पेरेंट्स और अदर लोगों का 10% कंट्रीब्यूशन होता है हमारे एनेस्थीसिया देने में, पर ऑटिज्म चाइल्ड और एडल्ट में 50% कंट्रीब्यूशन है आप लोगों का प्री ऑपरेटिव में हमारे साथ, और पोस्ट ऑपरेटिव मतलब रिकवरी फेज में भी 50%। दैट्स वेरी पावरफुल, लीना. मैं ये इसे तो हेडलाइन ही बनाना चाहिए, जैसे आपने बताया कि एनेस्थीसिया ड्यूरिंग प्री और पोस्ट रिकवरी में भी जो आपने बताया कि ऑटिज्म केयर गिवर्स का रोल ऑलमोस्ट 50% होता है. ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस आपने यहाँ बताया है न्यूरोटिपिकल किड्स के केयर में और ऑटिस्टिक किड्स के केयर में. सो यस, दैट्स वेरी पावरफुल. आप रिकवरी के बारे में बता रही थी. मतलब जैसे अभी अच्छा, हमारे पहले तो एनेस्थीसिया में जो प्री रिकवरी ऑपरेटिव क्या रूम में होता जो, है, हम उससे शुरू करते हैं. हाँ मतलब रिकवरी ये लास्ट फेज हो गया। सबसे पहले होता है प्री प्री मतलब पहले प्री हम्म. एनेस्थीसिया चेकअप होता है।
फिर एक ऑपरेटिव रूम होता है, जैसे जहाँ पे ऑपरेशन हो रहा है या जहाँ पे तुम्हारी इमेजिंग टेस्ट हो रही है। और पोस्ट होता है, पोस्ट ऑपरेटिव, मतलब उसे ही हम रिकवरी कहते हैं। प्री ऑपरेटिव मतलब जब बच्चे को सर्जरी के लिए एनेस्थीसिया देना है। जैसे बच्चे को यहाँ गठान है और वो गठान निकालनी है। आपको अभी 6-7 साल में पता चले उसे गठान है और निकालनी है, तो उसे तो अभी जनरल एनेस्थीसिया देना है। तो प्री ऑपरेटिव रूम में आपका एनेस्थीसियोलॉजिस्ट पूरा बच्चे को पूछेगा, तो डेफिनेटली वो टॉकेटिव नहीं, तो आपसे हिस्ट्री इलिसिट होगी। फिर आपको उसे बताना पड़ेगा कि स्पीच थेरापिस्ट ने भी मुझे ये बताया है, और आपको आपकी स्पीच थेरापिस्ट, अदर केयरटेकर और आपके डॉक्टर का भी कॉन्टैक्ट नंबर, फ़ोन नंबर या एड्रेस आपके एनेस्थीसियोलॉजिस्ट को कंपल्सरी देना चाहिए। अगर मतलब वो, क्योंकि वो एनेस्थीसियोलॉजिस्ट उनसे भी फ़ोन पे बात करके या उनसे कम्युनिकेट करके यही हमारे पेशेंट के बारे में हिस्ट्री पूछते हैं, क्योंकि पेरेंट्स से ज़्यादा वो भी हमें कंट्रीब्यूट करते हैं। मैंने पहले भी आपको बताया था ये चीज़। वैसे फिर होता है इंट्रा ऑपरेटिव, मतलब एनेस्थीसिया के दौरान, पर वो ज़्यादा चीज़ हम, मतलब वहाँ पे हम सेडेशन देते हैं, जनरल एनेस्थीसिया देते हैं, तो वो तो बेहोश हो जाता है अपना बच्चा पेशेंट, तो वहाँ पे Yes. सिर्फ एज अ पेरेंट कंसेंट करके होते हैं। मेन रोल है जब वो एनेस्थीसिया से बाहर आता है। नॉर्मल पेशेंट ही जब एनेस्थीसिया से बाहर आता है, तो उसके आजू बाजू में बहुत सी आवाज़ें रहती है, बहुत से लोग रहते हैं, तो उसका ही जो रिकवरी फेज है, बेहोशी से बाहर आना, इसे रिकवरी फेज में, तो वो अगेन सेम बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है। ऑटिज्म चाइल्ड, एडल्ट और ओल्ड एज, क्योंकि ऑल ऑफ Yes. सडन उनका एनवायरनमेंट, उनकी आजू बाजू की दुनिया ही अलग दिखती है, इसके लिए वो यूज टू नहीं होते हैं, और डेफिनेटली हम उन्हें यूज टू नहीं कर सकते हैं। पर एज ए एनेस्थीसियोलॉजिस्ट हम यही बताना चाहते हैं कि जब जब हमारे पेशेंट आते हैं, तो हम उनको ओपीडी जो बोलते हैं वहाँ एक ही बार देखते हैं। दूसरी तीसरी बार जब कभी हमें एनेस्थीसिया देने के पहले उनको देखना होता है पेशेंट को, हम वो ऑपरेशन थिएटर में देखते हैं, ताकि वो पेशेंट ऑपरेशन थिएटर देख सके और उनकी एंजाइटी कम। Yes. Preparation. Correct. प्रिपरेशन Correct. ऑफ द पेशेंट, तो अभी यहाँ पे Yes. पेशेंट के साथ साथ आप लोगों का भी प्रिपरेशन, और रिकवरी में भी Yes. जैसे बच्चा बाहर आता है या एडल्टहुड, हम जैसे बच्चे आते हैं तो उनके मदर को या फादर जो भी आएगा, उन्हीं के हाथ में उनका हाथ रखते हैं। जैसे टॉकेटिव नहीं, पर परसेप्शन, भावना आप बता पाएगी ज़्यादा अच्छे से। वो टच करते हैं ना हमें, उनको फील होता जी. है कि हमारे पेरेंट्स हमारे पास में हैं। और हम लोग, जैसे अभी हम तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में है, हम कोशिश करते हैं कि हम ओटी में भी बच्चों को स्पेसिफिक वो एनवायरनमेंट दें, उनके आजू बाजू के लोग रखें, उनके टॉयज साथ में रखें, Wow. स्टराइल मेंटेन करें। हाँ, Wow. Wow. उनका जो भी पिक्चर्स भी होते हैं, मतलब हम अभी वो वही हम उस पर डेवलपमेंट करके हम कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए हम हिस्ट्री बहुत इम्पोर्टेंट रखते हैं आप लोगों की, और वो चाहते हैं कि जब वो बाहर आए बेहोशी से आ रहे हो, तो वो आप लोगों को देखें, तो उसे स्मूथ रिकवरी करते हैं। ये तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारा एक ड्रग होता है, तो साइड इफेक्ट ही होता है कि पेशेंट वायलेंट बन सकता है, मतलब एकदम से चीज़ें फेंकेंगे जब वो बेहोशी से बाहर आते हैं। और ऑटिस्टिक और थोड़े स्पेशल चाइल्ड्स में ये मोर कॉमन होता है। तो ऐसे टाइम में हम चाहते हैं कि आप लोग बाजू में हो, उनके टॉयज बाजू में है, मतलब उनको लगे कि वो घर में नींद में अपने खुद के बेड से उठे। एज Right. एनेस्थेसियोलॉजिस्ट हम ये फीलिंग देना चाहिए, या मतलब मैं रीना, आपने कोशिश दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताई है इसमें, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। एक तो आपने एक ये बताया है कि जब किसी भी प्रोसीजर से पहले या किसी भी इमेजिंग या जहां जहां भी एनेस्थीसिया लगने वाला है, उस चीज के पहले
जो एनेस्थीसियोलॉजिस्ट है वो ऑटिज्म के केयर में जितने भी लोग इन्वॉल्व है, जितने आपके थेरेपिस्ट है, हो सकता है स्पीच थेरेपिस्ट हो सकता है ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हो सकता है आपके एबीए हो सकता है आरडीआई हो, सो इन थेरेपिस्ट से वो बात करते हैं, बच्चे की स्टेटस समझने की कोशिश करते हैं, और पेरेंट्स से भी अलग से उनसे बात करते हैं, उनसे ये जानते हैं कि बच्चे का स्टेटस, उसके लाइकिंग, उसके सेंसरी इश्यूज, वो सब उसका हिस्ट्री लेके, तो एनेस्थीसियोलॉजिस्ट को इन सब के साथ कम्युनिकेट करके बच्चे का एक हिस्ट्री लेनी पड़ती है, हाँ, जिसके मतलब जैसे हिसाब से वो फर्दर चिल्ड्रन लाइन का और चिल्ड्रंस रूटीन, उनका स्पेशल इंटरेस्ट क्या है, उनकी यस सेंसरी एक्टिविटीज कैसे है, उनका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या है, करेक्ट ये पॉइंट्स हमें उनमें से, और उनका नॉलेज किस लेवल का है। देखिए राइट भावना, जैसे आप अभी ये प्लेटफॉर्म पे आई है, आप खुद डॉक्टर है और आप खुद अवेयरनेस कर रही है, तो मुझे लगता है अभी ये हमें बहुत डिफिकल्टी हुई, इसलिए 4 पर्सन को पूछना पड़ रहा है। हो सकता है नेक्स्ट 5 ईयर में आपके लोगों की अवेयरनेस की वजह से हमें डायरेक्टली अदर पीपल की जैसे सेम हिस्ट्री मिल जाए, तो ये सब होप फॉर चीज़ें द हमें बेस्ट। कवर। यस। और एक दूसरी ना, आप, मुझे बहुत इम्प्रेसिव वो बात लगी जब आपने रिकवरी फेज की बात करी, वो शायद अननोटिस जाए बाकी लोगों के लिए, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए या पेरेंट्स के लिए भी, बट आई वुड लाइक टू स्ट्रेस अपॉन जो आपने कहा है, उसको मैं दोहरा भी रही हूँ, कि रिकवरी फेज बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चा जब एनेस्थीसिया से, चलो मान लीजिए जनरल एनेस्थीसिया में है, और वहां से जब वो रिकवर हो रहा है, जब वो अपनी चेतावस्था में आ रहा है, जब वो अपनी कॉन्शियस में आ रहा है, तो तब अगर वो आजू बाजू, जैसे डॉक्टर लीना ने बताया कि नए लोगों को देखता है, हॉस्पिटल सेटअप देखता है, तो उसका एंजाइटी लेवल काफी बढ़ सकता है, और वैसे भी रिकवरी फेज में थोड़े सिम्टम्स आते भी है, जैसे आपने बताया कि कुछ ड्रग्स कैन कॉज दैट। तो ऐसे समय, जैसे आपने बहुत अच्छे से बताया कि पेरेंट्स, उसके केयर गिवर्स, या जो भी फेमिलियर लोग हैं, उसके फेमिलियर चीजें अगर उसके साथ रहती है, तो उसे वो फेस से पूरी तरह स्मूथली बाहर आना पॉसिबल है। यस, स्मूथ रिकवरी पॉसिबल है। सो दिस आर वेरी टू इम्पोर्टेंट टेक होम मैसेजेस फॉर मी। सो लीना, विद दिस हम लास्ट सेगमेंट पे आए हैं, तो मुझे आपसे ये जानना है कि अगर आपको दूसरे एनेस्थीसियोलॉजिस्ट जो हमें देख रहे हैं, चूंकि आपको मौका मिलता है ऑटिस्टिक बच्चों के साथ काम करने का, हो सकता है कि बाकियों को मौका ना मिल रहा हो, और वो उत्सुक है जानने के लिए कि किस तरीके से केयर करी जाए, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसे मैंने बताया, एनेस्थेसियोलॉजिस्ट के रोल हमें तो पता है, पर एक मैसेज के दौर पे मैं बताना चाहूँगी कि जैसे 50% रोल पेरेंट्स, केयर टेकर और स्पीच थेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट, ये सब चारों पांचों लोगों का है हिस्ट्री टेकिंग यस। जो है। इसका प्लीज प्लीज आप यूज कीजिए, एनेस्थेसियोलॉजिस्ट को स्पेसिफिक मैसेज है ये। इनफैक्ट सभी डॉक्टर्स, पेडियाट्रिशियन, सभी भी आएंगे डॉक्टर्स इसमें। जैसे पर मैं मेरे कलीग को ये मैसेज देना चाहूँगी कि प्लीज़ प्लीज़, यस बहुत डिफिकल्ट टास्क है हमारे लिए, क्योंकि एनेस्थेसियोलॉजिस्ट हार्डली, जैसे सर्जन या डॉक्टर्स के पास अगर पेशेंट 1 घंटा होगा, तो वो एनेस्थेसियोलॉजिस्ट के पास सिर्फ 10 मिनट रहता है, तो टाइम तो कम मिलता है एनेस्थेसियोलॉजिस्ट को। पर मैं चाहती हूँ कि आप ये सारे चारों पांचों पीपल्स को कम्युनिकेट करें। ये सब कम्युनिकेशन हमें अपना एनेस्थीसिया ऑटिज्म बच्चों को एकदम स्मूथली देना, और उन्हीं बच्चों को स्मूथली रिकवर करना और विद स्माइली घर भेजना, ये क्वालिटी दिला सकता है। Wonderful, wonderful. Okay, with that, I am sure that you have some very powerful message to share with the caregivers, जिसमें पेरेंट्स भी आ गए, और जैसे आपने कहा कि अदर केयर टेकर्स भी आ गए।
तो उनके लिए आपका क्या पावरफुल मैसेज है, पावर पंच? जैसे जो भी ट्रूथफुल हिस्ट्री है एक्सप्रेसिव बच्चे का, वो ट्रूथफुली एनेस्थेसियोलॉजिस्ट को वो बता दे। यस। जो भी है उनकी छोटी से छोटी एक्टिविटी, कि जैसे उनको पेशाब आती है तो कैसे एक्सप्रेस करते हैं। ये बहुत छोटी चीज लगेगी आपको, पर जब वो एनेस्थीसिया के टेबल पे होते हैं तो वो बता नहीं पाएंगे ना। हम लोग वो आपको पता होगा एनेस्थीसिया के लिए जब फेस होते हैं तो उनको भूखा पैसा रखते हैं, हम लोग उसे हम मील बाय माउथ बोलते हैं। तो यस। 2 यस। घंटे से लेके 8 घंटे तक अलग-अलग प्रोसीजर के लिए इतने देर तक उनको भूखा रखना पड़ता है। तो उनकी जब वो एक्सप्रेसिव होंगे अब, तब उसके बीच में हम इंट्रावेनस फीड देते हैं बच्चों को, क्योंकि उनका मेंटेन रहना चाहिए। तो जैसे सिंपल थिंग है, उनको पेशाब आती है, तो वो कैसे एक्सप्रेस करते हैं, ये चीज़ हम तक पहुँच जानी चाहिए एनेस्थीसियोलॉजिस्ट। बाजू में रहेंगे पर नहीं रहा तो, है ना? तो ऐसे कुछ भी छोटी चीज़ नहीं मिस करना है। जैसे केयर टेकर को और अदर लोगों को, उनकी एक-एक एक्सप्रेशन वो हमें रिटर्न में भी दे सकते हैं या फिर वो हमें बता भी सकते हैं। तो मैं कहना चाहूँगी कि नेग्लेक्ट मत कीजिए। ये स्पेशल चाइल्ड है, नॉट एक्सप्रेसिव चाइल्ड है, अगर हम उनका एक्सप्रेशन बनना चाहते हैं तो प्लीज़ डू यार, प्लीज़ be a expression of these kids, these adults, or the formatters, and be expression. यस। यस। ओके, थैंक यू सो मच रीना, इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। आपने काफ़ी सारे एस्पेक्ट पे बात करी है। सबसे पहले तो आपने एजुकेट किया है सब लोगों को, एनेस्थीसिया क्या होता है, एनेस्थीसियोलॉजिस्ट क्या होते हैं। फिर आपने हमें बहुत अच्छे से जानकारी दी कि प्री एनेस्थीसिया फेज में पेरेंट्स का, थेरेपिस्ट का क्या क्या रोल हो सकता है और वो क्या होना चाहिए बेसिकली। और एनेस्थीसियोलॉजिस्ट के लिए भी आपने एक बहुत पावरफुल मैसेज दिया। फिर आपने इन ओटी क्या क्या कर सकते हैं, कभी कभी आपको पेरेंट्स को भी स्क्रब करवा के अंदर बुलाना पड़ सकता है ताकि बच्चा काम रहे, ये भी बहुत अच्छे से आपने समझाया। फिर उसके बाद आपने रिकवरी बहुत ब्यूटिफुली एक्सप्लेन किया। सो होपफुली भी जो भी हमें देख रहे हैं उन्हें ये चीज़ काफ़ी हद तक हेल्प करेगी होपफुली। और with this I would like to thank you, and I know I cannot thank you enough, but thank you so much Leena। Like, इतनी it's my रात को, pleasure. it's too late but still you are here for me, you are here for Kaiser, so thank you so much for you। Yes. भावना, तुम खुद ही इतना बड़ा काम कर रही हो, तो मेरा ये इतना सा कंट्रीब्यूशन देने के लिए मैं किसी भी टाइम किसी भी हद तक आ सकती Thank you so much, thank you so much, I'm gonna see you soon।